तो आज हम जितने भी हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको वन शॉट में ही कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स बचे हैं उन सबको भी इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं सेल की डिस्कवरी से। एक्चुअल में हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा कि सेल थ्योरी किसने दी थी। अगर आपने वो लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि सेल थ्योरी रुडोल्फ वर्को ने दी थी। इन विच ईयर? इन ईयर 1855। तो अगर आपने अच्छे से उस लेक्चर को पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय रुडोल्फ वर्को। और अब हमें पढ़ना है कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी। तो सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। तो ये दोनों ही नाम आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और याद रखने हैं। आज हम अपने लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे सेल वॉल से। एक्चुअल में सेल वॉल होती क्या है? देखो, ये हमारा सेल है अंदर, जो मैंने ब्लू से हाईलाइट करा है। दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हमारी सबसे आउटर लेयर में होता है हमारा सेल वॉल। तो हमें याद रखना है सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। अगर कोई हमसे एक वर्ड में शॉर्टली पूछे कि सेल वॉल क्या है, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज़ द सेल वॉल। ठीक है, अब ये कैसी होती है? ये रिजिड आउटर लेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट होती है। अभी सेल मेम्ब्रेन क्या होता है हम वो भी पढ़ेंगे, उससे पहले अभी हम सेल वॉल ही रिवाइज कर रहे हैं। हम आउटर स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो मेनली आपसे यहाँ पे पेपर में पूछा जाएगा दैट आर द फंक्शन ऑफ दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि फंक्शन क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, सेल वॉल के। या आपसे 2 मार्क्स में आराम से पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन कि सेल वॉल के फंक्शंस बताओ। देखो, जो हमारे सेल की शेप होती है वो सेल वॉल ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे सेल की शेप कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल। उसके बाद हमारे सेल्स को किसी भी इंजरी या पैथोजन से कौन बचाता है? सेल वॉल। मतलब कोई भी बाहर का आउटर पैथोजन आके हमारे सेल को डिस्ट्रॉय ना कर दे, उससे उसे कौन बचाएगा? सेल वॉल बचाएगी। उसके बाद ये सेल को सपोर्ट करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। किसी भी टेम्परेचर में सेल सर्वाइव कर सके, कैसा भी बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, हमारा सेल किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, इसके लिए कौन सपोर्ट करता है सेल को? सेल वॉल। उसके बाद ये सेल को बचाता है ब्रस्ट होने से, सेल हमारा फट ना जाए, इससे भी हमारी सेल वॉल सेल को बचाती है। तो ये थे इसके 4 मेन फंक्शन। सबसे फर्स्ट था सेल वॉल जो होती है शेप प्रोवाइड करती है, इंजरी या पैथोजन से बचाती है, सपोर्ट करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और ब्रस्टिंग या कोलैप्सिंग से बचाती है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में किसकी बनी होती है, फंगई में किसकी बनी है और बैक्टीरिया में किसकी बनी हुई है। देखो, जो प्लांट्स है उसकी सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए प्लांट्स में सेल वॉल, आपके बुक में तीनों ही मेंशन है। वैसे प्लांट्स में सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी है, फंगई में जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी है। बैक्टीरिया क्या आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने लिख दिया है यहाँ कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। जो 2 आपको मेनली पता होनी चाहिए दैट इज़ प्लांट्स एंड फंगई। रेयर टू रेयर चांसेस है, अगर पेपर डिफिकल्ट बनता है तो आपसे फंगई की सेल वॉल पूछी जा सकती है, वरना आपसे प्लांट्स की ही सेल वॉल पूछी जाएगी, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का क्या मतलब है? देखो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। कौन सी ईयर में? इन ईयर 1972। जैसे कि इसका नाम बताता है कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो फ्लूइड, एक तो मोज़ेक। मोज़ेक इज़ द नेम ऑफ पैटर्न। मोज़ेक एक पैटर्न होता है। फ्लूइड के पैटर्न को यहाँ पे पूरे मॉडल फ्लूइड से बना है, तो उस पैटर्न को हमने बोला है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पे जो फ्लूइड है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइडवेज मूव कर सकते हैं बायलेयर के अंदर ही अंदर। और मोज़ेक क्या है? ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के बने हुए हैं। किन किन कंपोनेंट्स के बने हुए हैं? फ्लूइड, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे मैंने ये मॉडल बनाया हुआ है, रफली आप भी बना सकते हो, वरना आपके एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ें शो हैं? देखो, ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन। अगेन आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया किसने है और होता क्या है। उसके बाद ये जो येलो से मैंने शो करें, दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स। इसके अंदर आपको 2 ही चीज़ें पता होनी चाहिए। ये जो हेड है, ये जो येलो से मैंने शो करा है, ये आपका होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग।
और जो टेल आपकी होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर हीटिंग। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि जो आपका हेड होता है वो वाटर लविंग होता है और जो टेल होती है वो आपकी हाइड्रोफोबिक होती है। इसके अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देखो, डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा तो उसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन। जैसे एग्जाम्पल, स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल या फ्रेगनेंस आपको पूरे, अगर कोई लगाता है तो पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है डिफ्यूजन की वजह से। या द एरोमा ऑफ द फूड स्प्रेड्स इन द किचन, अगर कुछ भी खाना किचन में बन रहा है तो उसकी एरोमा पूरे ही घर में फैल जाती है। दैट इज़ ड्यू टू ऑल्सो ड्यू टू द डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है वाटर का मूवमेंट, और किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। जब वाटर का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब कोई ना कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में हमें किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक डिफरेंस तो हमें यहाँ से यही समझ आ रहा है, डिफ्यूजन डू नॉट रिक्वायर एनी मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे आपको एक डज रिक्वायर अ मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपको एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि रूट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर सॉइल के थ्रू। ठीक है, तो रूट्स एब्जॉर्ब कैसे कर पा रहे हैं वाटर? एक मेम्ब्रेन है ना बीच में, सॉइल, जिसके थ्रू रूट्स को वाटर मिल रहा है। तो ये एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा भी है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस, ताकि आपको ईजिली कहीं से ढूंढना ना पड़े, आप यहीं से याद कर सको। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मूवमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का, बट यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए आपको डिफ्यूजन में, बट यहाँ पे कोई सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस और लिक्विड्स में होता है, वहीं जो ऑस्मोसिस होता है वो सिर्फ लिक्विड्स में होता है जिनमें वाटर होता है। ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, ये भी हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन में होता है। तो ये था आपका डिफरेंस। अब जितना हमने पढ़ा उस बेसिस पर ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस इसलिए बता देती हूँ क्योंकि इवेंचुअली आपको पेपर में जाके क्वेश्चंस के ही आंसर्स लिखने हैं। थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लो, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको वहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन कभी भी अच्छे से नहीं कर सकते। तो जो अभी तक हमने पढ़ा, फंक्शन ऑफ सेल वॉल आप बता सकते हो, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस डिफ्यूजन बता सकते हो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से आप क्या समझते हो बता सकते हो, प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी है, एल्गा की सेल वॉल किसकी बनी है और फंगई की सेल वॉल किसकी बनी है, आप ये भी बहुत आराम से बता सकते हो। अब मैंने यहाँ पे बनाए हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। आप इसी डायग्राम को एज इट इज़ यहाँ से बना सकते हो, ठीक है, और इसको रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, प्लांट सेल को और एनिमल सेल को ऐसा ही लेबल डायग्राम आप अपने एग्जाम में बना सकते हो। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके डिफरेंस पे। प्लांट सेल और एनिमल सेल से भी डिफरेंस ही आएगा, या तो नहीं, अगर ये नहीं आएगा तो इसके डायग्राम्स आएंगे। प्लांट सेल क्या होता है? देखो, इसके पास सेल जो होता है, सेल वॉल्स होती है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, यहाँ पे सॉरी सेल वॉल कोई प्रेजेंट होती ही नहीं है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन होती है, बट एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट सेल के पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, वहीं एनिमल सेल के पास एक छोटा और टेम्पररी वैक्यूल होता है। प्लांट सेल जो है स्टोर करता है अपने खाने को एज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बट जो एनिमल्स की बॉडी होती है उसके अंदर जो खाना होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। यहाँ से आपको MCQ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट सेल में फूड कैसे स्टोर होता है और एनिमल सेल में कैसे स्टोर होता है, तो आपको पता होना चाहिए। प्लांट सेल में जो फूड होता है वो स्टोर होता है एज स्टार्च, और एनिमल सेल में वही फूड जो होता है वो स्टोर होता है एज ग्लाइकोजन। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस पे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। पहले डिफ्यूजन ऑस्मोसिस,
उसके बाद आपका प्लांट सेल, एनिमल सेल, एंड नेक्स्ट आपका थर्ड डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटे होते हैं साइज में, यूकैरियोटिक सेल्स बड़े होते हैं साइज में। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होती हैं, बट आपके यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। अभी ये किस ऑर्गेनेल्स की बातें कर रहे हैं हम बताऊंगी मैं आपको। ईआर, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ये सारी आपकी ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक एग्जाम्पल होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगई। उसके बाद आ जाते हैं आपके 3 तरीके के सॉल्यूशन जो कि आपके बॉक्स में गिवन है ये, बट बॉक्सेस भी एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम, तो जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का वो इक्वल होगा इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। मैंने जैसे कि आपको बोला सेम, इसीलिए यहाँ पे इक्वल है आपका सॉल्यूट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। यहाँ पे वाटर जो होगा वो इन एंड आउट ऑफ द सेम रेट से ही इन और आउट करेगा। यहाँ पे कोई नेट मूवमेंट वाटर की नहीं होगी और सेल जो होगा हमेशा सेम साइज का रहेगा। तो आइसोटोनिक में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में जो कंसंट्रेशन होता है डिजोल्व सब्सटेंस का वो लोअर होता है बाहर की तरफ, बट अंदर से ज़्यादा बाहर कम होता है। आइसोटोनिक में बाहर अंदर दोनों में सेम था, बट हाइपोटोनिक में बाहर जो होता है सॉल्यूट वो कम होता है अंदर से। यहाँ पे इसीलिए वाटर जो होता है सेल के अंदर जाता है और सेल क्या होता है स्वेल कर जाता है। तो ये आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि सेल कौन सी कंडीशन में स्वेल करता है, तो आपको पता होना चाहिए हाइपोटोनिक कंडीशंस में सेल स्वेल कर जाता है। हाइपोटोनिक कंडीशन में जो कंसंट्रेशन होता है डिजोल्व सब्सटेंस का वो बाहर ज़्यादा होता है और अंदर से, ठीक है। यहाँ पे क्या है बाहर ज़्यादा है, ठीक है, कंसंट्रेशन डिजोल्व सब्सटेंस का, इसीलिए वाटर मूव कर रहा है कहाँ, आउट ऑफ द सेल, बाहर जा रहा है वाटर सेल से, इसीलिए सेल क्या कर रहा है श्रिंक कर जा रहा है। तो स्वेल किस में कर रहा है और श्रिंक किस में कर रहा है, ये दोनों ही बातें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों यूकैरियोट्स जो है उनको ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनेल्स से लिखे हम न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा फंक्शन इन्हें परफॉर्म करना पड़ता है प्रोकैरियोटिक सेल से। इनको बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स चाहिए होते हैं अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और क्या करते हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा काम की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और काम भी आधा कर देते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये हमारे सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म दैट कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज, तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। क्या करता है सारी एक्टिविटी सेल की कंट्रोल करता है, जितना भी हमारा हेरिडिटी मटेरियल मतलब डीएनए होता है वो यहीं पे स्टोर होता है, सेल की ग्रोथ कराता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स से हम में आती है वो सारा न्यूक्लियस का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे राइबोसोम्स। ये टाइनी ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इनका जो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जैसे बहुत स्मॉल होते हैं, आरएनए प्रोटीन के बने होते हैं, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता और ये इनकी 2 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अभी आपको उन सब यूनिट्स को नहीं पढ़ना, वैसे मैं बता देती हूँ 70S एंड 80S, ये 2 सब यूनिट्स होती हैं, बट अभी आपको इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीली हमें मिलते हैं साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म क्या है, ये मेन एरेना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का सेल में, ठीक है, मेन एरेना और सेलुलर एक्टिविटीज़ है। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछता है गोल्गी बॉडीज से, किसने डिस्कवरी करी थी गोल्गी बॉडी की, कैमिलो गोल्गी ने, कौन से ईयर में, 1898 में। स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, स्टैक का बना हुआ है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होता है और ये जो स्टैक जिसे बाउंड करती है इसे हम बोलते हैं सिस्टर्ने। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट आर सिस्टर्ने, ठीक है। तो आप यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हो, ये न्यूक्लियस के पास होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 होते हैं, RER एंड SCR, ठीक है। इनका काम, फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करना, पैकेज करना, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, उन्हें
लाइजोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और किस में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस में, जैसे एंजाइम्स और हार्मोन्स। फिर आते हैं आपके प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल और एल्गा में मिलते हैं। ये किस में काम करते हैं? ये फूड बनाने में काम करते हैं, फूड को स्टोर करने में काम करते हैं, कलर देते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को कलर देने का काम करते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन होते हैं। वो पिगमेंट हमें क्लोरोप्लास्ट से ही मिलता है, दैट इज़ क्लोरोफिल। ये क्या काम करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं। ये हमें सिर्फ ग्रीन लीव्स में मिलते हैं और ये कन्वर्ट कर देते हैं सनलाइट, CO2, वाटर को फूड में। वो फूड क्या होता है? ग्लूकोज। इसका मेन काम होता है फूड बनाना प्लांट के लिए। फिर आता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट बहुत सारे कलर्स में मिलता है, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड। ये हमें फ्लावर्स में, फ्रूट्स में और कलर्ड लीव्स में भी मिलता है। इनका काम होता है कलर देना फ्लावर को, फ्रूट को, और ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को अपने पॉलिनेशन कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एकदम कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो रूट्स में, ट्यूबर्स या सीड्स में मिलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे अमाइलोप्लास्ट, इलाइलोप्लास्ट एंड इल्यूरोप्लास्ट, बट ये आपको इतने डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है। सिर्फ इनके फंक्शंस पढ़ लेना कि ये स्टार्च स्टोर करते हैं, ये ऑयल्स एंड फैट्स एंड ये प्रोटीन्स। और इसके बाद हम सेल थ्योरी पढ़ ही चुके हैं, इतना ही है इस चैप्टर में। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक रह गया हो और अगर आपको वो पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, मैं उसको डेफिनेटली कवर कर दूँगी। ठीक है, बाकी मैंने अपने अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट चीज़ें करा दी हैं आपको। अगर आपको हमसे पर्सनलाइज क्लासेस लेनी है, ये हैंड रिटन नोट्स अगर आप ऐसे आपको चाहिए तो आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम अपनी क्लासेस में सब कुछ कवर करते हैं। 40 to 45 मिनट्स की क्लास होती है जिसके अंदर हम हर टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं। हमारी स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं पहले, उसके बाद ही उस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप हमें जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करो।